इस हफ्ते हमने देखा कि आईएमएफ के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका है, मजीद $1 बिलियन पाकिस्तान को मिलेगा और जो फाइनेंसिंग क्लाइमेट फाइनेंसिंग थी उसका मुआहिदा भी हो चुका है, जिसके जरिए पाकिस्तान को अगले 28 माह में $1.3 बिलियन मिलेंगे। आईएमएफ ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है स्टेबल हो रही है, माशी जो आदाद शुमार है बेहतर हो रहे हैं, लेकिन एक कंसर्न अभी भी नजर आ रहा है, वो है ग्रोथ का। जो इस साल का पहला क्वार्टर था उसमें ग्रोथ 1.34% रही और जो सेकंड क्वार्टर के नंबर आए हैं वो 1.7% ग्रोथ दिखाते हैं। ये कितना बड़ा कंसर्न है अली परवेज मलिक साहब कि ग्रोथ अभी भी बहुत स्लो है? बहुत शुक्रिया शहजाद, आपने सबसे पहले तो अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, ये जो ग्रोथ का सफ़र है ना, मैं इस पे सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि हमें सिर्फ ग्रोथ को चेज नहीं करना, हमें ये भी इंश्योर करना है कि जिस तरक्की की तगोदो के अंदर हम हों उसको एक देरपा और एक पायदार तरक्की की तरफ हम लेके जा सकें और इसको एक जामे आप तरक्की बना सकें, ग्रोथ बना सकें। क्योंकि इसको आप इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल बनाएंगे तो आप इसको जो पिछले 70 साल में इस मुल्क के साथ जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट होते रहे हैं उससे मुख्तलिफ होगा। अब उसके लिए यकीनन जो सफ़र है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, पहली बात तो ये है कि वो आपको इस्तेहकाम के थ्रू ही हासिल करना पड़ेगा। और तरक्की के सफर के अंदर जिस तरह से आपने अगर इस बूम एंड बस्ट साइकिल से बाहर निकलना है तो आपको इस्लाहात भी अपनानी पड़ेंगी। क्योंकि हमारी मईशत का डीएनए ऐसा है, वो कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी इस तरह से है कि जिस तरह से हम एक्सेलरेटर पे पैर दबाते हैं तो आप जो पीछे जो सप्लाई होती है उसके अंदर आपके मसाइल आना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से आप इंपोर्ट की तरफ जाते हैं और एक्सचेंज क्राइसिस में चले जाते हैं। तो इस दफा जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि जिस जिस तरह से हम तरक्की की तरफ अपने आप आगे बढ़ेंगे, हम साथ साथ वो सप्लाई साइड के ऊपर इस्लाहात भी करें, जिसमें बिजली के शोबे के अंदर आप जानते हैं एक ये बुनियादी रुकावट हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर हमारी डॉलर कमाने की सलाहियत के अंदर है कि शायद हम कंपेरेटिव नहीं रहते। इसके अलावा पूरे का पूरा जो आपका टैरिफ रजीम है, इसके अलावा आपका टैक्सेशन का जो निजाम है, इन सारी चीजों को आप तब्दील करेंगे शहजाद तो फिर ही आप अली साहब, यही मेरा अगला सवाल था कि कर सकेंगे, वरना आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए जाएंगे तो एक्सचेंज क्राइसिस में फंस जाएंगे। मेरा ये अगला सवाल था कि आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए जहां पे हमारे टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं, जहां पे आपके इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, डेट सर्विसिंग ज्यादा है, आप कैसे प्रोडक्टिविटी की तरफ जा सकते हैं? अच्छा शहजाद, पहली तो गुजारिश ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि आईएमएफ की तरफ से कोई बंदिश है। आईएमएफ क्योंकि एक बैंक है, वो सिर्फ यही तकाजा करता है कि आप उनसे जो कर्जे लेंगे उनकी वापसी के लिए आपका क्या इंतजाम है। तो ये अगर हम इस बात को एक तरफ कर भी दें तो मुझे बताएं, कोई भी मुल्क क्या 10% की टैक्स टू जीडीपी की शरह के साथ कोई जामे तरक्की या कोई पायदार तरक्की हासिल कर सकता है? क्या कोई भी मुल्क जो एक्सपोर्ट्स टू जीडीपी की शरह है वो 8% पे रख के इतने डॉलर के वसाइल इकट्ठे कर सकता है कि अपने इंपोर्ट के तकाजे मीट कर सके? तो कतन नहीं है। तो अब मेरी आपसे जो गुजारिश है वो ये है कि आईएमएफ के प्रोग्राम और लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए हम अपनी टैक्स बेस को वाइडन किस तरह करते हैं। देखें, आपके पास आज भी जो आपकी जीडीपी का हिस्सा है उसके अंदर आपका टैक्सेशन 10% है, इंडिया के अंदर 18% है। अब उसके पीछे क्या ऐसा मुख्तलिफ है जो हमें करने की जरूरत है? देखें, एक बुनियादी चीज ये कि सूबों को जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा। इंडिया के अंदर 5 से 6% टैक्स टू जीडीपी के अंदर जो इजाफा होता है वो सूबे अपने वसाइल इकट्ठे करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर भी उनके पास है जो हमारी जीडीपी का 20% हिस्सा है। इसके अलावा सर्विसेज के अंदर सेल्स टैक्स वगैरह भी उनके पास है। पर अब जो हमने अब वाइडनिंग की एक्सरसाइज को किस तरह से आगे बढ़ाना है, यहां पे वो डिजिटलाइजेशन का सारा जो सिलसिला आ जाता है जो शहबाज शरीफ साहब खुद कर रहे हैं कि आप कंजम्पशन को मैप करें, आप जो कैश के इस्तेमाल को नाकारा बना दें और लोगों को, अगर ये जो अनटैक्स्ड और अंडर टैक्स्ड लोग हैं उनको अपनी कंजम्पशन के मुताबिक, अपने वसाइल के मुताबिक, अपनी जिंदगी के मुताबिक अगर आप उनको उनके खिलाफ उनके इर्द गिर्द शिकंजा टाइट करेंगे तो आप जैसे दोस्तों के ऊपर जो तनख्वाहदार हैं हम बोझ कम कर सकेंगे। मैन्युफैक्चरिंग जो 12-13% हमारी जीडीपी का हिस्सा है, बट 60% डायरेक्ट टैक्स का बोझ उठाती है, जिसकी वजह से उनकी कंपेरेटिवनेस एरोड हो जाती है, उस पर दूर कर सकते हैं। तो इट इज अ प्रॉब्लम सही। और इसमें जैसे आपने खुद कहा कि बिजली की जो कीमतें हैं वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है और पिछले कुछ दिनों से हम सुन रहे हैं कि वजीर आजम जल्द ऐलान करेंगे कि 7 से 8 रुपए
फी यूनिट बिजली की कीमतें कम की जाएंगी। अब 2-3 मेजर्स लिए गए हैं। एक तो आईपीपीज के साथ दोबारा रीनिगोशिएट किया हमने, फिर क्यूटीए का इम्पैक्ट भी आना है। इसके अलावा पेट्रोलियम मंसूरात पे जो 10 रुपये लेवी लगाई गई है, कहा गया कि उसका बेनिफिट भी जो है पास ऑन किया जाएगा बिजली की कीमतों में। और अभी हमने देखा था कि जो कैप्टिव पावर प्लांट है जिस पे 791 रुपीज़ की पर यूनिट लेवी लगाई गई, उसका बेनिफिट भी कहा गया कि कंज्यूमर्स को मिलेगा, बिजली सार्फिन को मिलेगा। लेकिन आईएमएफ ने जो ब्रीफिंग की है, दी है पिछले दिनों 2 दिन पहले साफियों से, उसमें उन्होंने कहा है कि हमने 1 रुपये तक की इजाज़त दी है। जो कैप्टिव पावर प्लांट पे लेवी लगाई गई है उसका जो रेवेन्यू है उसके अगेंस्ट आप 1 रुपया कम कर सकते हैं। तो फिर ये जो वजीर आजम कह रहे हैं कि 7 से 8 रुपए हम कम करेंगे, ये कैसे मुमकिन होगा? अच्छा शहजाद, पहली बात तो ये है कि वजीर आजम साहब ने किसी जगह पे किसी भी नंबर का मेरे ख्याल से इजहार नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि बिजली की जो ज़्यादा कीमत है, जो शायद पाकिस्तान में खिते की बुलंद तरीन है, ये एक रुकावट है हमारे इस तरक्की के सफ़र के अंदर। तो मैं भी वही बात कर रहा हूँ और इसके अंदर हम खातिर खा रिडक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने जो डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं उनके साथ बिल्कुल कंसल्टेशन में है। तो आप तसल्ली रखें। पर मैं आपसे गुजारिश जो करना चाह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि 7 से 8 रुपए का नहीं कहा गया है, तो फिगर ये नहीं है, इससे कम भी हो सकता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जी खातिर ख्वाह रिडक्शन होगी। लेट द प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, जिसने इस एजेंडे को खुद लीड किया है, वो आप लोगों के सामने खुद अनाउंसमेंट करेंगे। एंड आप मेरे से सिर्फ इतनी मेरे ख्याल से बात आज के लिए उसको एक्सेप्ट कर लें कि वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। अच्छा, अब 2-3 बातें आपने की हैं, वो ये है, एक तो आपने क्यूटीए और एफसीए की बात की। देखें शहजाद, ये तो मैकेनिज्म है ना जिसके थ्रू वो आपने जो भी कार्रवाई की है उसने ट्रांसलेट होना है। तो वो क्यूटीए की शक्ल में आता है या किसी और शक्ल में आता है, आई थिंक दैट शुड नॉट बी अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अस। जो चीज हमें देखनी चाहिए कि वो ये है कि हम बिजली की कीमत को किस तरह कम करेंगे, क्योंकि जो मकसद है वो ये है कि हमने अपनी एक्सपोर्ट की कंपेरेटिवनेस को बढ़ाना है, हमने आम आदमी एक कंज्यूमर के ऊपर बोझ को घटाना है। तो मकसद को सामने रखते हुए बेपनाह इंटरवेंशंस की गई हैं। आपने ठीक कहा, जो हमारा शहबाज शरीफ साहब ने पिछली हुकूमत के अंदर जब हुकूमत संभाली तो पेट्रोल की कीमत तकरीबन 320 रुपए तक चली गई थी, उसको वो अब 250-255 रुपए के ऊपर ले आए। और ये इस खिते के अंदर, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, श्रीलंका के अंदर कम तरीन सतह है। तो उसके लिए आपने कीमतों को बरकरार रखते हुए वहां से भी वसाइल इकट्ठे किए हैं। आपने सीपीपी की लेवी भी आपने उसके ऊपर लगाई है, आपने रीनिगोशिएशंस भी की हैं, आपने गवर्नेंस चोरी वगैरह के ऊपर, सर्कुलर डेट मैनेजमेंट के ऊपर जो सेविंग्स की हैं, इंटरेस्ट रेट के कम होने की वजह से जो सेविंग्स हुई हैं, इन सारों को गैदर करके एक अच्छी अमाउंट की रिडक्शन प्राइम मिनिस्टर जल्द आपके सामने आके अनाउंस करेंगे। एंड आई विल नॉट गो बियॉन्ड दैट, बट मेरी आपसे जो गुजारिश है, आप कह रहे हैं कि जल्द होगा और खातिर खा होगा, हमें मकसद स्पेसिफिकली कब होगा और कितना होगा ये आप नहीं बता रहे। एक और मामला, और ऑब्वियसली आईएमएफ भी इस पे बात करता है। अभी सईद गनी साहब कुछ देर पहले जियो पे बात कर रहे थे कि आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी जाहिर सी बात है आईएमएफ उनको मॉनिटर कर रहा है। और अभी रिसेंटली एक्निक ने जो लाहौर, साहिवाल और भावलनगर मोटरवे की अप्रूवल दिया है, 436 अरब रुपए का ये मंसूबा होगा। इस पर पीपल्स पार्टी भी एतराज कर रही है। वो कह रहे हैं कि हैदराबाद सक्खर मोटरवे जो कि इतने अरसे से पेंडिंग एक मंसूबा है, उसकी अप्रूवल नहीं दी गई, उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए थी। अब जरा मुझे बताइएगा कि क्या इसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी बनती है एज कंपेयर टू सक्खर हैदराबाद मोटरवे, जो कि मुल्क के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ट्रेड है वो पोर्ट से होना होता है, आपका जो एक्सेस है पोर्ट से अगर नॉर्दर्न एरियाज तक पहुंचेगा वो ज्यादा ऑब्वियसली फाइनेंशियली फीजिबल होगा। क्या इसकी मंतक थी कि इसको पीछे रख के लाहौर, साहिवाल और भावलनगर मोटरवे को प्रायोरिटी दी गई है? देखें शहजाद, पहली बात तो यह है कि मैंने जैसे आपको पहले कहा कि हमें आईएमएफ के तकाजे नहीं, हमें उन चीज़ों को ऑन मेरिट पहले तो देखने की ज़रूरत है कि क्या वो हमसे जो तकाजा कर रहे हैं वो हमारे अपने मफाद के अंदर है कि नहीं है। हमने जो फिस्कल कंसोलिडेशन का असूल जिसको जकड़ा हुआ है या जिसको पकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपको अपने खसारे कंट्रोल में रखते हैं, तो उसको हमने ये भी देखा है पिछले 2 सालों के अंदर कि जब हमारे खसारे काबू से बाहर होते हैं तो किस तरह से महंगाई अपना सर उठाती है और एक आम आदमी की जो कुव्वत खरीद है उसको तबाह कर देती है। तो हमें फिस्कल कंसोलिडेशन हमारे अपने इंटरेस्ट में और हम उसको खुद परस्यू करना चाहते हैं। आईएमएफ की तरफ से जो बंदिश है वो है प्राइमरी सरप्लस की, और प्राइमरी सरप्लस का जो टारगेट है हम ऑन ट्रैक हैं। तो हम उसके अंदर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमने उसके अंदर के आईएमएफ के कहने पे ये करना है कि नहीं करना। अब जो आपका फिस्कल कंसोलिडेशन और जो आपका प्राइमरी सरप्लस का टारगेट उसमें रखते हुए जो आपका डेवलपमेंट का एनवेलोप है
उसको आपने किस तरह से स्पेंड करना है, उसके ऊपर कोalition के जो पार्टनर्स हैं उनकी अपनी राय हो सकती है। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री अलीम खान साहब आके आपको बेहतर बता सकते हैं कि लाहौर चले, साहिवाल कोalition पार्टनर्स की आपकी एक राय हो सकती है, लेकिन अली साहब आप क्योंकि माशी मामलात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आप खुद बता दीजिए कि पॉपुलेशन वाइज और इकोनॉमिक इम्पैक्ट वाइज लाहौर साहिवाल भावल नगर ज़्यादा एक फीजिबल मंसूबा है या सक्कर हैदराबाद एक ज़्यादा फाइनेंशियली वायबल मंसूबा होगा पॉपुलेशन के लिहाज से, तिजारत के लिहाज से? देखें शहजाद मियां, मुझे इस केस के बारे में ज्यादा हकीकत मालूम नहीं है। ये मैंने भी अखबार के अंदर बात पढ़ी है, तो आई एम श्योर अगर ये एकनेक के फोरम के ऊपर बैठ के ये फैसला हुआ है, जिसको डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर साहब खुद चेयर करते हैं, जिसके अंदर सारे सूबाओं की नुमाइंदगी थी, जिसके अंदर सारे आपके कम्युनिकेशन और बाकी महकमों के वजीर बैठे थे, अगर उन्होंने ये फैसला किया तो सोच समझ के प्रोज एंड कॉन्स को इवेल्युएट करके किया होगा ना। तो उसके मुताबिक अगर आप प्रोज एंड कॉन्स तो पता नहीं इवैल्यूएट किए या फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी देखी है या सिर्फ सियासी पॉलिटिकल फिजिबिलिटी देखकर ये फैसला किया गया है? क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब आप कह रहे हैं कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर्स को हेड कर रहे थे, बिल्कुल इसहाक डार साहब हेड कर रहे थे, वो ज्यादा कंसर्निंग है क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो 1992 में जब आए और मोटरवे का उन्होंने जिक्र किया तो यही उनकी थॉट थी, उनका विजन था ना कि एक रीजनल कनेक्टिविटी होनी चाहिए जिससे तजारत को फरोग मिले। 2016 में भी उन्होंने बात की कि हम हैदराबाद सक्कर मोटरवे जल्द मुकम्मल कर लेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने 2022 में कहा कि 30 माह के अंदर ये मोटरवे मुकम्मल हो जाएगा। 30 माह गुजर चुके हैं, अभी तक इनॉग्रेशन के आगे मामला बढ़ा ही नहीं है, रकम भी मुख्तस नहीं की गई है उसके लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो जो सक्खर हैदराबाद मोटरवे की अपनी अहमियत होगी, पर अनफॉर्चुनेटली आजकल जिस किस्म की फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर हम ऑपरेट कर रहे हैं, उसके अंदर हमने अपने प्रोजेक्ट्स को जो प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। अब क्यों उसकी लोअर प्रायोरिटी है और क्यों साहिवाल वाले मोटरवे की हायर प्रायोरिटी है, मैं तो आपसे सिर्फ आजी से ही गुजारिश करूं, मैं आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू कंफर्म नॉर डिनाई कि जी कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सेक्टर के अंदर जो हम स्पेंडिंग कर रहे हैं, वैसे मैं सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा हूं कि पॉलिटिकल फिजिबिलिटी के अलावा कि सारा पीएसडीपी का पैसा एक सूबे पे लगेगा जिससे शायद पॉलिटिकली आपको फायदा हो, इसके अलावा आपको उसका और कोई फायदा नजर आता है? क्योंकि अगर पॉपुलेशन के एतबार से आप देखें, भावल नगर की पॉपुलेशन कराची से ज्यादा नहीं है, जो तिजारत का मरकज है वो कराची है। This is unfair. This is a coalition government जो शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं। हमारा बजट जिसके अंदर पीएसडीपी एक जिसके अंदर उसका इंटेग्रल पार्ट होता है, वो उस वक्त सिर्फ पास होता है जब पीपल्स पार्टी अपने वोट दे के उस पिंक बुक को लॉक करती है। तो जो भी किया जाएगा वो उसी तरतीब के मुताबिक पार्टनर्स के साथ एग्री करते हैं। साहब ने तो एटनिक मीटिंग में एतराज उठाया था कि आप इसको क्यों प्रायोरिटी दे रहे हो ओवर सक्खर हैदराबाद मोटरवे। चले, हमारा वो अपना जो कोलिशन का अपना एक जो ग्रीवेंसेस रिड्रेसल का एक कमेटी मौजूद है, वहां पे ये टेक अप हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे इस चीज के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि दोनों प्रोजेक्ट्स अपनी जगह अहमियत रखते हैं, पर बुनियादी मसला ये है कि हमारा रिसोर्स एनवेलोप इतना छोटा हो गया है कि हमें चूज करना पड़ता है। तो ये पब्लिक सेक्टर स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज में तो आपको रिसोर्सेज को ज्यादा ध्यान से इस्तेमाल करना है ना। आप ज्यादा अपने रिसोर्सेज वहीं इस्तेमाल करेंगे जहां पे आपको पता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी, उसका गेन, उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा। मैं तो आपसे इत्तेफाक कर रहा हूं, बट मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं इस पे आपसे कंटेस्ट कर नहीं सकता ना कि कौन से के कॉस्ट एंड प्रोज एंड कॉन्स किसके ज्यादा है किसके कम है।